हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरल्स बाय अंकिता। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कैनन मेकिंग बाय नेहरू एंड गांधी और उन लोगों का इन्फ्लुएंस कितना रहा था, कैसा रहा था उसके बारे में, कि उन लोगों के वर्क ने हमें किस तरीके से एनकरेज किया था और हमें कैसे मोटिवेट किया था टुवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस और आवर कैनन और वट एवर द थिंग्स वर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को पहले देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ सीरीज़ और जब तक सीरीज़ चलेगी वी विल बेटर अंडरस्टैंड, राइट। चीज़ें हमें समझ में आएंगी और तभी हमारा पेपर अच्छा जाएगा, हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, डीकोलोनाइजिंग। सो उससे पहले आप लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलोनाइजिंग। कोलोनाइजिंग का मीनिंग होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलोनाइजिंग बनता है कॉलोनी से। तो कॉलोनी हम उस कंट्री को कहते हैं जिसको किसी अनदर कंट्री ने अपने अंडर ले लिया है। दैट्स मीन कि उन लोगों ने उसको गुलाम बना लिया है। जैसे कि हमारे इंडिया के साथ हुआ था, तो हमारा जो इंडिया था उसको बोला जाता है उस टाइम पे कॉलोनी, राइट। और कॉलोनिज्म क्या होगा? कॉलोनिज्म होता है उस चीज़ को, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को कॉलोनिज्म किया था। इज द मीनिंग हियर डीकोलोनाइजिंग। अब हमें पता चल ही रहा है कि जब कॉलोनाइज्म का मतलब हो रहा है किसी कंट्री को अपने अंडर कर लेना या उसके ऊपर राज करना, तो ठीक उसी तरीके से डीकोलोनाइजिंग का मतलब होगा उस राज से या फिर उससे इंडिपेंडेंट होना। डीकोलोनाइजिंग मतलब कि कॉलोनी ना बने रहना, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डीकोलोनाइजिंग द माइंड रिटन बाय गुगीवा थियोंग ओंग, राइट। तो जो गुगीवा थियोंग है वो अफ्रीकन राइटर थे और उन्होंने ये वर्क लिखा था अपना, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। डीकोलोनाइजिंग द माइंड इज़ अ लैंडमार्क वर्क बाय गुगीवा थियोंग, राइट। गुगी व थ्योंग, गुगी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गुगी रहेगी, बट द वर्ड द नेम विल बी NGUGI, राइट। तो आप इसको गुगी प्रोनाउंस करेंगे। गुगी व थ्योंगो, केनियन राइटर एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट, पब्लिश्ड इन 1986, ठीक है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में पब्लिश हुई, दैट वाज 1986। पोस्ट कॉलोनियल मीनिंग, कमेंट डाउन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। द टेक्स्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज वेयर गुगी एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉलोनियल डोमिनेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन अफ्रीकन आइडेंटिटी एंड कल्चर। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो वर्क है, ये क्या है? ये एक एसेज का कलेक्शन है जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि अभी जो लैंग्वेज है, जो कॉलोनी लैंग्वेज है, वो कैसे लोगों के सर पे चढ़ गई है। ये जो कॉलोनिज्म है वो, हम डीकोलोनाइज तो हो गए हैं फिजिकली, बट हम माइंड से अभी भी कॉलोनी है, ठीक है। अभी भी हमारा कॉलोनिज्म पीरियड चल रहा है। सो गुगी आर्ग्यूज फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीकोलोनाइजिंग अफ्रीकन लिटरेचर, एजुकेटिंग एंड कल्चर बाय एम्ब्रेसिंग इंडिजीनियस लैंग्वेजेस रेदर देन द कॉलोनियल लैंग्वेज इम्पोज्ड ड्यूरिंग यूरोपियन रूल, ठीक है। तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने रूल किया था, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया पे रूल हुआ है, ठीक उसी तरीके से अफ्रीका पे भी रूल हुआ है। और ऐसी बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी कंट्री थी जहाँ पर इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने अपना परचम गाड़ा है। जैसे कि आप लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी कि इंग्लैंड का झंडा कभी नीचे नहीं होता, क्योंकि अगर एक कंट्री से हट जाएगा तो दूसरी कंट्री से, यानी कि अगर साउथ से नीचे आएगा तो नॉर्थ से ऊपर जाएगा। तो ये उसी के ऊपर था, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा था, तो और उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को फाउंड भी किया था। तो उस टाइम पे वो उन सभी कंट्रीज़ को रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये अफ्रीका भी उनमें से एक है। तो उस टाइम पे जब इंग्लैंड रूल कर रहा था, तो जैसे कि हमारे इंडिया में इंग्लैंड की चीज़ें, उन लोगों का पहनावा, उन लोगों का खान पीन, सब चीज़ हमारे यहाँ पर आया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, कोक, ठीक है, डोमिनोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं ना, ठीक उसी तरीके से उनके वहाँ पे भी चल रहा था। तो वो लोग डीकोलोनाइज तो हो गए थे, फिजिकली वो इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन उनके माइंड स्टिल वर कॉलोनाइज्ड, राइट। जैसे कि अभी तक हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, क्योंकि हमारे लिए प्रायर लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है एंड वी आर स्टडिंग दैट, राइट। सो उन लोगों के यहाँ पे भी ऐसा था, तो उन्होंने ये वर्क लिखा था। चलो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं अभी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट।
The book is written in the context of post-colonial African, where European colonizers imposed their language, primarily English, French, and Portuguese, and education systems on African societies. These contributed to cultural alienation and loss of indigenous identity. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चल रहा है कि इस बुक में लिखा हुआ है पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका के बारे में। उस टाइम पे क्या था, जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने हम पे थोपा, इम्पोज्ड मतलब हमारे ऊपर थोपा ज़बरदस्ती, ठीक है। तो उन्होंने प्राइमरी लैंग्वेज किसे बनाया, इंग्लिश को, फ्रेंच को और पोर्तुगीज़। ओके, तो इन तीन लैंग्वेजेस को उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बनाया और हमारे ऊपर थोपा, यानी कि उस टाइम पे अफ्रीका के ऊपर उन्होंने इम्पोज किया। एंड एजुकेशन सिस्टम ऑन अफ्रीकन सोसाइटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ को भी चेंज करने की कोशिश करी, जिससे हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, सेम विद देम ऑल्सो, ठीक है। अनदर इज गुगी, अ पर्सनल एक्सपीरियंस। गुगी व थियोंग हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड colonial education in Kenya, which greatly influenced his views. He started his writing career in English, but later made a radical shift to writing Gikuyu, right? Shift to writing in Gikuyu, his native language, as mean of resisting कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो इस पॉइंट में क्या उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है इस पॉइंट में, कि जब वो छोटे थे तो वो अपने स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे थे और इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते थे, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शिफ्ट किया अपनी नेटिव लैंग्वेज में, राइट। हम लोगों को पता है नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग उस पर पूरी तरीके से बात भी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है नेटिव लैंग्वेज क्या होता है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सीरीज़ है, आप सीरीज़ चलाएंगे आपको सारी वीडियोज़ पता चल जाएगी, सारी सीरीज़ में देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड होगा, राइट, ठीक है। तो यही था, उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट किया, किस लिए, ताकि वो एक रेसिस्टेंस यानी कि एक रिबेल शो कर सके इसके थ्रू, ठीक है। कॉलोनियल एजुकेशन एंड लिटरेचर, गुगी क्रिटिक्स द वे कॉलोनियल एजुकेशन devalued African language and cultures. While elevating European language and literature as superior, he argues that this led to a form of mental colonization where Africans became disconnected from their roots. तो इस पॉइंट में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि हम लोग ना फिज़िकली तो आज़ाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे रूट से हमें हटा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं या इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इंडियन कल्चर की बात करेंगे अगर फीमेल के ऊपर तो हमें साड़ी, हमारे इमेजिनेशन में साड़ी, बिंदी, ईयरिंग्स, राइट, एथनिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। मेल में हम बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कुर्ता, धोती, पजामा, ये सारी चीज़ें आती हैं। जीन्स वगैरह तो हमारे कल्चर में नहीं था ना, पहले था ना अभी, मतलब पहले तो था ही नहीं, अब तो ऐड कर लिया। तो वो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, यानी कि हम फिजिकली तो हो गए बट मेंटली हम नहीं हुए, हमारी रूट से हम भटक गए हैं। सेम चीज़ उन्होंने बोला कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा लिटरेचर है, उन सब से हम हट गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज और वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने बताया। कोर आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंट 1, language as a tool of colonial domination. Gugi argues that colonial powers used language as means to control and dominate African societies. By imposing their language, colonizers ensured that African children learned to think and express themselves in European ways, which disconnected them from their own culture. उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें किसी को अपने तरफ, अपने इन्फ्लुएंस में डालना है तो उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, बच्चों से, क्योंकि बच्चे जो क्या होते हैं, बच्चे होते हैं फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर ही चेंज कर देंगे तो सब चीज़ बदल जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रायर कर दिया अपनी यूरोपियन लैंग्वेजेस को, फ्रेंच को, पोर्तुगीज़ को, इंग्लिश को मैंडेटरी लैंग्वेज है, यू हैव टू स्टडी। इफ़ यू हैव टू स्टडी दैट्स मीन लोगों के कल्चर में, जैसे कि अगर लोगों की रोज़मर्रा डेली लाइफ में वो चीज़ें आएंगी तो कभी ना कभी लोग उसको अडप्ट कर ही लेंगे। सो ऐसे हमारे साथ हुआ है, हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ना उसको स्टार्ट किया, देन अब वो हमारी ज़रूरत बन गया है। जैसे इंटरनेट भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, बहुत हमारी ज़रूरत बन गया है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से उन्होंने अपनी
लैंग्वेजेस को किया, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर है अफ्रीका का, उनके लिए यूरोपियन वे एक कंपलसरी चीज़ बन जाए, जिससे अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताना भी चाहते हैं, तो वो किसका सहारा लें? यूरोपियन लैंग्वेजेस का सहारा लें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन। बियॉन्ड द फिजिकल ऑक्यूपेशन, कॉलोनाइजेशन the African mind. Gugi refers to this as the colonization of the mind, where Africans were made to internalize European superiority and view their own languages and cultures as inferior. He highlights the fact that the colonial education system led to a psychological rift within the colonized, where they learned to see themselves through the eyes of colonizer. इस पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि साइकोलॉजिकली भी उन लोगों ने हमारे साथ में ना हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। कैसे? उन्होंने हम अपने एजुकेशन सिस्टम से, जो उन्होंने अपना हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम फिक्स किया था, उसके थ्रू उन लोगों ने हमें ये जताया कि हम लोग अपने आप को ही कॉलोनाइज्ड देखें। ठीक है, उन्होंने हमारे फीचर आई क्या डाला कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो यही है, जिस चीज़ को जो मतलब उन्होंने पैनरेट किया द अफ्रीकन माइंड, तो गुगी ने उसको नाम दिया कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, यानी कि उन लोगों ने हमारे माइंड को कॉलोनाइज्ड कर लिया है, यानी कि हम अपने आप को उनकी नज़र से देख रहे हैं, कॉलोनाइज़र की नज़रों से देख रहे हैं। ठीक है, reclaiming indigenous language. A major argument in decolonizing the mind is the need to reclaim African language in literature and education. Gugi insists that for Africans to truly liberate themselves from lasting efforts of colonialism, they must write and educate in their native language. He stopped writing in English and began writing in Gikuyu as a political statement and a step toward cultural liberation. He encourages other African writers to do the same. तो उन्होंने इस पॉइंट में क्या बोला? उन्होंने एक मेजर आर्ग्यूमेंट किया डीकोलोनाइजिंग द माइंड, यानी कि उन्होंने बोला अपने माइंड को डीकोलोनाइज करो, यानी कि उन लोगों ने हमारे माइंड को कोलोनाइज किया हुआ है, हमारे माइंड को वो अपने तरीके से चला रहे हैं, यानी कि हमने तो उनसे छुटकारा पा लिया फिजिकली, लेकिन हमारे माइंड को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया है। हम उसके थ्रू, उन लोगों के कल्चर के थ्रू और उन लोगों के खाने पीने के थ्रू हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली है। तो अभी हमें क्या करना है? डीकोलोनाइज करना है, हमें अपने माइंड को भी इंडिपेंडेंट करना है उनसे, यानी कि हम जैसे जी रहे थे अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में, अपने कल्चर्स में, हमें वैसे ही वापस जाना है। यानी कि ये मेजर आर्ग्यूमेंट क्या था? डीकोलोनाइजिंग द माइंड, राइट। उन्होंने बोला कि हमें अफ्रीका को रिक्लेम करना है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करी। उन्होंने इंग्लिश को लिखना बंद किया और अपनी गिकुयू लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया, और बाकी सब राइटर्स से भी ये बोला कि दैट्स माई अर्ज टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ राइट इन गिकुयू लैंग्वेज एंड स्टॉप राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, उन्होंने ये बोला, और एजुकेशन के लिए भी बोला कि हमारी एजुकेशन वापस से शिफ्ट करो हमारी नेटिव लैंग्वेज में, यानी कि अपना इंटरेस्ट कहाँ लेके जाओ? अपनी नेटिव लैंग्वेज गिकुयू में लेकर आइए। ठीक है, cultural and political decolonizing. Gikuyu posits that decolonization is not just political but also cultural for true independence. African countries must not only free themselves from political domination but also from cultural and linguistic domination. Embracing African languages in literature, education and daily life is essential for discovering and revitalizing an African cultures that were suppressed during colonialism. यहाँ उन्होंने इस बारे में बोला कि ये जो डीकोलोनाइजिंग कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये अफ्रीकन भी है। दैट्स मीन अगर हमें डीकोलोनाइज होना है तो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाने होंगे, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, हमारे लिटरेचर में, हमारा एजुकेशन में, हमें इन सब चीज़ों में चेंजेस लाने होंगे और हमें ये शुरुआत करनी होगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक भी है कि हमें अपनी संस्कृति में भी चेंजेस लाने होंगे, हमें वापस से शिफ्ट होना होगा हमारी ओन रियलिटी में, जहाँ उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है। ठीक है, क्रिटिकल एनालाइज कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, तो डीकोलोनाइजिंग जो उन्होंने वर्क लिखा था उसका क्या इम्पैक्ट आया है ये अभी हम पढ़ लेते हैं।
Gugi work sparked widespread debate about the role of language in African literature. Many African writers continue to write in European language due to their international reach, but Gugi position challenges them reconsider the cultural implication of their language choices. His argument resonate with their large movement of post-colonial theory, which seeks to address the lingering effects on colonial rule on cultural identity and power dynamics. इसमें उन्होंने बोला जो गुगी ने वर्क लिखा था उसमें क्या स्पार्क किया था, उसमें उसने स्पार्क किया था, डिबेट किया था रोल ऑफ लैंग्वेज का। बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे, अफ्रीकन राइटर्स, जिन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में लिखना ही कंटिन्यू रखा, उन्होंने चेंजेस नहीं किए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनका जो वर्क है वो इंटरनेशनल भी रीच करे। लेकिन गुगी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और उन्होंने जो बात करी थी उन्होंने गिकुयू में ही लिखना कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाया और उसी को ही सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रेज़ किया कि जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो आगे बढ़े और लोग भी उसको ज्वाइन करें, उस पर एफर्ट्स दिखाएं। और वो जो राइटर्स लिख रहे थे उनको भी उन्होंने वो पावर दिखाई, कॉलोनियल रूल, कल्चर, आइडेंटिटी एंड पावर डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको शो करी, ठीक है। ग्लोबल रेलेवेंस की बात कर लेते हैं। वाइल डीकोलोनाइजिंग द माइंड इज़ फोकस्ड ऑन अफ्रीका, इट्स आइडियाज़ एक्सटेंडेड टू अदर कॉलोनाइज्ड regions such as the Caribbean, India and Latin America, where similar linguistic and cultural issues. While decolonizing the mind is focused on Africa, its ideas and extend to other colonized regions such as the Caribbean, India and Latin Africa, where similar linguistic and cultural issues persist. Gugi work encourages all formerly colonized societies to consider how language and culture continues to be shaped by colonial legacies and how these societies can reclaim their identity. तो गुगी वर्क ने क्या एक आइडियोलॉजी हिट करी, क्या उन्होंने फिक्स किया वहाँ पे, उन्होंने सेट किया एक एग्जाम्पल। डिकोलोनाइजिंग द माइंड एक ऐसा वर्क था जिसने और भी कंट्रीज़ की अटेंशन को सीख किया, यानी कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जो या तो बिल्कुल न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी या फिर अभी भी वो कॉलोनाइज थी। तो वो जो वर्क था उसने उन लोगों को भी ये एक इंस्पिरेशन दी कि उन लोगों को भी इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, यानी कि उन लोगों के भी अपने माइंड को डिकोलोनाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कैसे ये सारी सोसाइटीज़ अपने रियल कल्चर को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को रिक्लेम कर सकती है, ये आइडिया उन्हें गुगी व थ्योंग ने दिया। अभी हम बात कर लेते हैं क्रिटिक्स और चैलेंजेस की। वन क्रिटिसिज्म of Gugi approach is the practical challenge of promoting indigenous language in a globalized world. European language, particularly English, are often seen as a way to access global opportunities, making it difficult to prioritize indigenous language without limiting communication beyond national borders. Nonetheless, Gugi call for cultural authenticity and linguistic decolonization remains a powerful argument for rethinking the legacy of colonialism in education and literature. तो क्रिटिसिज्म ऑफ चैलेंजेस क्या थे, वो थे कि गुगी ने एक ऐसा डिबेट का टॉपिक छेड़ दिया था जिसके बारे में हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो गया था। मतलब कि हम ये कह सकते हैं बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश में यानी कि यूरोपियन लैंग्वेज में लिखना कंटिन्यू रखा था ताकि उनको इंटरनेशनल रीच मिल सके, उनके वर्क्स में उनको रुपया मिल सके डेफिनेटली। लेकिन पॉइंट क्या था कि ना वो लोग भी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को लेकर और इन सब चीज़ों को देखकर ना सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्हें वापस शिफ्ट होना चाहिए उनकी नेटिव लैंग्वेज में या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई है, ठीक है। तो वो रीथिंक द लेगेसी ऑफ कॉलोनिज्म इन एजुकेशन एंड लिटरेचर, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अभी हमारा टाइम है कंक्लूड करने का। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लिखोगे तुम इस पर। Decolonizing the mind remains a foundational text in post-colonial studies and continues to inspire debate about language and cultural and identity in post-colonial society. Gugi wa Thioung's insistence on the importance of indigenous language is not just about communication but about reclaiming cultural heritage and resisting the enduring influence of colonialism on the African mind. His work challenges both African writers and broader society to reconsider how language can be a tool of both oppression and liberation.
urging a return to Africa route as a pathway to true decolonization, right? तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है डीकोलोनाइजिंग द माइंड एक ऐसा फाउंडेशनल टेक्स्ट या एक ऐसी स्टडी है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, इसके बारे में सब लोगों ने सोचना शुरू किया कि डीकोलोनाइजिंग द माइंड इज़ द ट्रू ऑफ अवर सोसाइटी। यानी कि वी आर इंडिपेंडेंट बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग फिजिकली इंडिपेंडेंट हैं, आई थिंक हम लोग फिजिकली भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बस कोई सर पे नहीं है रूल करने के लिए, डंडा मारने के लिए, लेकिन हमारे कपड़े, हमारे कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, हमारा बोलने का तरीका, हमारी प्रायर लैंग्वेज, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड का फोकस था हम अफ्रीकन्स के लिए। बेसिकली ये वर्क सिर्फ अफ्रीकन्स के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने भी इससे काफ़ी रिलेट किया था। ठीक है, तो डीकोलोनाइजिंग जो माइंड है उसने फोकस किया अफ्रीकन्स को वापस अपने रूट से कनेक्ट करने के लिए। और अगर हम आज को देखें तो वो सफल हो गए हैं, वो सक्सेस हो गए हैं, वो लोग अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन हम लोग नहीं हैं। ठीक है, हम लोग तो आज भी डीकोलोनाइज हैं। खैर जो भी है, अब तो यही हमारे नेशन की रियलिटी है, बिकॉज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में वर्क करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो कंक्लूजन बस यही कहता है कि उनके वर्क ने काफ़ी चैलेंजेस शो करे, और यहाँ तक कि वो जो लैंग्वेज यूरोपियन, मतलब वो जो राइटर यूरोपियन लैंग्वेज में भी लिखना कंटिन्यू रखना चाहते थे, वो लोग भी सोच में पड़ गए कि क्या हमें अपना इंटरेस्ट, हमारा करियर जो है उसको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यही था। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं डीकोलोनाइजिंग माइंड के बारे में। क्या हमारी सोसाइटी अभी तक बाइंड अप है? क्या हमारी सोसाइटी को डीकोलोनाइज होना चाहिए? गुगी व थ्योंग सही कह रहे हैं। आप कमेंट करें, अपने थॉट बताएं, ताकि हम सब भी उन थॉट्स को जान सकें, शेयर कर सकें। ठीक है, so yes, like the video, subscribe the channel, और one more thing, please press bell icon, because तुम लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो तो तुम लोगों को पता नहीं चलता नई वीडियो आने का। ठीक है, तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन एज वेल। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन।